हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में डिस्कस करते हैं पोयम एलिजी रिटन इन अ कंट्री चर्चयार्ड को। काफ़ी फेमस एलिजी है, बेस्ट एग्जाम्पल है एलिजी राइटिंग के क्षेत्र में। इस पोयम को लिखा है थॉमस ग्रे ने 1751 में। और इस पोयम की खास बात यह है कि ये एक यूनिवर्सली एप्लीकेबल मैसेज को या यूनिवर्सली एप्लीकेबल आइडिया को हमारे सामने रखती है कि इस दुनिया से कई लोग जिनमें योग्यता बहुत सारी होती है उसके बावजूद भी ऐसे ही चले जाते हैं। देखो, द कर्फ्यू, चर्च की घंटी शाम के समय जो बजती है उसे कर्फ्यू बोलते हैं। द कर्फ्यू टोल्स, टोल्स यानी घंटी का बजना। द कर्फ्यू टोल्स द नेल, नेल यानी जाना, गति। पार्टिंग डे, जाता हुआ दिन। जाते हुए दिन के जाने की घोषणा कौन करती है? कर्फ्यू। शाम के समय जो चर्च में घंटी बजती है वो करती है। लोइंग हर्ड, लोइंग यानी रंभाना, जानवरों की जो आवाज होती है उसे रंभाना कहते हैं। द लोइंग हर्ड, लोइंग हर्ड रंभाता हुआ, हर्ड यानी जानवरों का समूह। द लोइंग हर्ड विंड स्लोली, रंभाता हुआ जानवरों का समूह धीरे से मुड़ जाता है। विंड यानी मुड़ना, स्लोली धीरे से। ओवर द ली, हरियाले मैदान के पार, हरियाले मैदान के पार रंभाता हुआ जानवरों का समूह धीरे से मुड़ जाता है। द प्लोमेन, प्लोमेन यानी किसान। द प्लोमेन होमवर्ड, होमवर्ड यानी घर की ओर। द प्लोमेन होमवर्ड प्लोड्स, प्लोड्स यानी कदम बढ़ाना। किसान घर की ओर कदम बढ़ाता है हिज वियरी वे, अपने थके हुए रास्ते पर। अब ध्यान दीजिएगा, रास्ता नहीं थकता है बल्कि मनुष्य थकता है। यानी कि यहाँ पर एक सजीव का गुण एक निर्जीव को दिया गया है, जबकि किसी वाक्य में या सेंटेंस में इस प्रकार से किसी सजीव का गुण निर्जीव पर देकर के पोइट अपनी बात को जोर देने की कोशिश करता है। जैसे कि किसान अपने थके हुए रास्ते पर चला जा रहा है, रास्ता थका हुआ नहीं है, किसान थका हुआ है। के गुण को जबकि किसी निर्जीव को प्रदान करके पोइट बात करे तो इसे कहते हैं ट्रांसफर्ड एपिथेट। एंड लीव्स द डार्क वर्ल्ड टू डार्कनेस एंड टू मी, और वो क्या करता है जब जाता है अपने थके हुए रास्ते पर तो इस दुनिया को छोड़ जाता है मेरे लिए एंड डार्कनेस, और अंधेरे के लिए। यानी कि जब वो अपने घर की ओर जाता है तो दुनिया में केवल अंधेरा रह जाता है। यानी कि फिर कोई भी व्यक्ति एक्टिव नहीं है, सड़कों पर नहीं दिखेगा। कौन दिखेगा? या तो अंधेरा दिखेगा या मैं दिखूंगा, पोइट खुद के लिए कहता है। टू डार्कनेस एंड टू मी। नाउ फेड्स, अब धुंधला पड़ गया है, फेड्स। द ग्लिमरिंग लैंडस्केप, जो चमचमाता हुआ प्राकृतिक दृश्य है। ग्लिमरिंग चमचमाता हुआ, फेड्स यानी धुंधला पड़ना। नाउ फेड्स द ग्लिमरिंग लैंडस्केप, चमचमाता हुआ प्राकृतिक दृश्य ऑन द साइट, नजरों से ओझल हो गया है। एंड ऑल द एयर, और सारी की सारी हवा में। एंड ऑल द एयर अ सोलम स्टिलनेस होल्ड, सारी की सारी हवा में एक गंभीरता छाई हुई है। सोलम स्टिलनेस होल्ड्स, शांति छाई हुई है, गंभीरता छाई हुई है। सेव वेहर, केवल वहां नहीं है शांति। सेव वेहर, कहाँ पर? केवल के अलावा के सेंस में आया है। सेव वेहर द बीटल व्हील्स, केवल वहां शांति नहीं है जहां पर कि बीटल, व्हील्स यानी गोल गोल घूमना, बीटल छोटा कीड़ा होता है। हिज ड्रोनिंग फ्लाइट, भन भनाता हुआ उड़ान भर रहा है। ड्रोनिंग यानी भन भन की आवाज करना, फ्लाइट यानी उड़ान। जहां पर कि बीटल भन भन करके उड़ान भर रहा है वहां पर शांति नहीं है। क्यों? क्योंकि वहां तो बीटल की आवाज है। ड्राउजी टिंकलिंग्स, और उनींदेपन से भरी हुई घंटियां, टिंकलिंग यानी घंटियों की आवाज। ड्राउजी टिंकलिंग्स लल, मधुरता प्रदान करना। जो उनींदेपन से भरी हुई घंटियों की आवाज है वो मधुरता प्रदान कर रही है द डिस्टेंट फोल्ड्स, दूर कहीं बाड़ों में। यह लोरी का सा माहौल क्रिएट कर रही है दूर कहीं बाड़ों में। डिस्टेंट बहुत दूर, फोल्ड्स यानी बाड़े, दूर कहीं बाड़ों में जो घंटियों की आवाज है। बाड़ों में कौन होते हैं? जानवर, और जानवरों के गले की घंटियों को यहाँ रेफर किया गया है। अब फिर ध्यान दीजिएगा, ड्राउजी टिंकलिंग,
टिंकलिंग, घंटियों की आवाज। ड्राउजी, उनींदेपन से भरी हुई। उनींदा कौन है? वो जानवर जो कि उस बाड़े में है, और उनके गले की घंटियों की आवाज, क्योंकि वो उनींदे हैं इसलिए धीरे धीरे बज रही है। तो ये आवाज क्या कर रही है? एक मधुरता प्रदान कर रही है, इसलिए पोइट कह रहा है ड्राउजी टिंकलिंग। यहाँ पर भी ट्रांसफर्ड एपिथेट फिगर ऑफ स्पीच को यूज किया गया है। ट्रांसफर्ड एपिथेट, जबकि सजीव का गुण निर्जीव को देकर के पोइट अपनी बात को मजबूती से प्रस्तुत करने का प्रयास करता है, तो यह कहलाता है ट्रांसफर्ड एपिथेट। सेव वेहर, कहाँ शांति नहीं है वहाँ। सेव दैट फ्रॉम योंडर, उधर, योंडर। आईवी मेंटल्ड टावर, वहाँ जो वो गुंबद बना हुआ है ना जिस पर आईवी की बेल छाई हुई है। आईवी एक प्रकार की बेल है, लता, वो छाई हुई है ना, वहाँ शांति नहीं है। क्यों नहीं है? वहाँ पर एक उल्लू बैठा हुआ है। द मोपिंग आउल, मोपिंग यानी उदासी से भरा हुआ। वहाँ पर उदासी से भरा हुआ एक उल्लू बैठा है। डज टू द मून कंप्लेन, जो कि चंद्रमा से शिकायत कर रहा है। डज टू द मून कंप्लेन ऑफ सच, कुछ इस प्रकार से। एज वॉन्डरिंग नियर, जैसे तो वो ये कह रहा हो चंद्रमा से कि क्यों चंद्रमा भटक रहा है। वॉन्डरिंग, भटकना, नियर, पास में। क्यों चंद्रमा भटक रहा है? हर सीक्रेट बावर, उसके छुपे हुए पूजा के स्थान के आसपास। बावर यानी पूजा का स्थान। चंद्रमा क्यों उसके छुपे हुए पूजा के स्थान के आसपास भटक रहा है? इस प्रकार की शिकायत उदासी से भरा हुआ उल्लू किससे कर रहा है? चंद्रमा से। यानी कि उल्लू की आवाज गूंज रही है रात में जब चंद्रमा घूम रहा है। और चंद्रमा कहाँ घूम रहा है? एक टावर के ऊपर से निकला है जहाँ पर कि आईवी की बेल छाई हुई है, और ये आईवी की बेल के बीच में ही कहीं उल्लू ने अपना घर बना रखा है। और मोलेस्ट, और चंद्रमा क्या कर रहा है? भंग कर रहा है। मोलेस्ट हर एंशियंट सॉलिटरी रेन, प्राचीन समय से जो उसका एकाकी साम्राज्य बना हुआ है ना यहाँ गुंबद पर आईवी की बेल के यहाँ, उस साम्राज्य को क्या कर रहा है चंद्रमा? मोलेस्ट, भंग कर रहा है। मोलेस्ट हर एंशियंट सॉलिटरी रेन, रेन यानी शासन, उसके प्राचीन शासन को भंग कर रहा है। बीनीथ दोज रगेड एल्म्स, वो जो उधर खुरदरे एल्म्स के पौधे हैं, बीनीथ नीचे, उनके नीचे। दैट यू ट्रीज शेड, वो जो यू के पेड़ों की छाया है। यू ट्रीज शेड। एहर हीव्स द टर्फ, यू के पेड़ों की छाया जहाँ पर कि मुलायम घास उग गई है। टर्फ यानी मुलायम घास। वेहर हीव्स द टर्फ इन मेनी अ माउल्डरिंग हीप, बहुत से बढ़ते हुए या ऊपर उठे हुए जो ढेर है मिट्टी के। अब ये ढेर मिट्टी के ऊपर उठे हुए क्यों हैं? क्योंकि पोइट स्टॉक पॉगस के चर्च में बैठ कर के इस पोयम को लिख रहा था। या कई कब्रें कुछ नई बनी हुई है, कुछ ही समय पुरानी है। इन कब्रों पर क्योंकि ऊपर से मिट्टी डाल करके फिर दबाया गया है मृत शरीर को, तो वहाँ पर मिट्टी क्या है? ऊपर उठ गई है, और उस मिट्टी के ऊपर क्या हुआ है? छोटी छोटी घास भी उग गई है। टर्फ यानी होता है छोटी घास, द्रोब जो हम बोलते हैं। वेहर हीव्स द टर्फ, जहाँ पर कि छोटी छोटी घास उग गई है। इन मैनी अ माउल्डरिंग हीप, बहुत से ऊपर उठे हुए ढेर में। ये ऊपर उठे हुए ढेर या माउल्डरिंग हीप से पोइट का क्या मतलब है? नई बनी कब्रों से। जो बहुत सी नई बनी कब्रें हैं उन पर क्या हुआ है? घास उग गई है छोटी छोटी। ईच, इन कब्रों के अंदर हर एक। इन हिज नेरो सेल, अपनी संकीर्ण सी कमरे में। नेरो सेल छोटा सा सकड़ा सा, सेल यानी कमरा। हर एक मुर्दा अपने अकड़े से कमरे में फॉर एवर लेड, हमेशा के लिए सोया हुआ है। ईच इन हिज नेरो सेल, हर एक मुर्दा अपनी सकड़ी सी कमरे में। फॉर एवर लेड, फॉर एवर हमेशा के लिए, लेड यानी सोया हुआ है, लिटा दिया गया है। हर एक मुर्दे को उसके छोटे से कमरे में हमेशा के लिए लिटा दिया गया है। द रूड फोर फादर्स,
असभ्य पूर्वज है इन कब्रों के अंदर। द रूड फोर फादर्स, रूड यानी असभ्य, फादर्स यानी पूर्वज, असभ्य पूर्वज हैं ऑफ हेमलेट, हेमलेट यानी किसान, किसानों के असभ्य पूर्वज हैं जो कि इन कब्रों में सोए हुए हैं। ब्रीजी कोल, ठंडक से भरी हुई पुकार, ब्रीजी हवा से भरी हुई, ठंडक से भरी हुई। द ब्रीजी कोल ऑफ खुशबूदार इंसेंस, ब्रीदिंग खुशबूदार हवा, मौन सुबह, सुबह के समय की खुशबूदार हवा की ठंडक भरी पुकार, ब्रीजी कोल ठंडक भरी पुकार। द ब्रीजी कोल ऑफ इंसेंस ब्रीदिंग मॉर्न, खुशबूदार हवा की वाली सुबह जो है उसकी ठंडक भरी पुकार। द स्वालो ट्विटरिंग, स्वालो चिड़िया जो कि चहचहा रही है। फ्रॉम द स्ट्रो बिल्ट शेड, स्ट्रो बिल्ट शेड का क्या मतलब है? घास फूस का बना हुआ जो छायादार स्थान है, यानी कि घोंसला। जो स्वालो चिड़िया है वो अपने घोंसले में से ट्विटर कर रही है, चहचहा रही है। द कॉक्स श्रिल क्लेरियन, मुर्गे की तीखी सी बांग है, श्रिल यानी तीखी सी, क्लेरियन बांग मुर्गे की आवाज। और इकोइंग हॉर्न, और गूंजता हुआ जो बाजा है वो सब, हॉर्न यानी वाद्य यंत्र, बाजा, इकोइंग यानी गूंजता हुआ। चाहे ठंडक से भरी हुई सुबह के समय की पुकार या फिर स्वालो चिड़िया की चहचहाने की आवाज। द कॉक्स श्रिल क्लेरियन, मुर्गे की तीखी सी बांग, और इकोइंग हॉर्न या गूंजता हुआ बाजा। नो मोर शेल राउज देम, कुछ भी अब उन्हें कभी नहीं जगा पाएगा। नो मोर शेल राउज देम फ्रॉम देयर लोली बेड, उनका जमीन के अंदर जो बिस्तर बन गया है ना, उस पर से इनमें से कोई भी चीज उन्हें नहीं जगा पाई। फॉर देम, उनके लिए। नो मोर द ब्लेजिंग हर्थ शेल बर्न, अब इन लोगों के लिए ना तो इनकी सबकी आवाज़ उन्हें सुनाई देगी और ना ही घर में एक जीवित व्यक्ति के लिए जो तैयारियां होती है, ऐसी कोई तैयारी इस व्यक्ति के लिए होगी जो कि अब मर करके कब्र में जा चुका है। फॉर देम, उनके लिए। नो मोर द ब्लेजिंग हर्थ शेल बर्न, उनके लिए जलता हुआ चूल्हा, ब्लेजिंग यानी जलता हुआ, हर्थ यानी चूल्हा, उनके लिए अब जलता हुआ चूल्हा शेल बर्न नहीं जलेगा। और बिजी हाउसवाइफ, और व्यस्त धर्मपत्नी, प्लाय हर इवनिंग केयर, अपनी शाम की गतिविधियां भी नहीं करेगी। नो चिल्ड्रन रन, ना ही बच्चे दौड़ेंगे, रन टू लिस्प देयर सायर्स रिटर्न, अपने पिता के लौटने पर, लिस्प यानी उछलते हुए, अपने पिता के लौटने पर बच्चे दौड़ेंगे नहीं उछलते हुए। सायर फादर, और क्लाइंब हिज नीज, ना ही उसके घुटनों पर चढ़ेंगे, क्लाइंब हिज नीज। द एनवीड किस टू शेयर, कि एक दूसरे से जलन से भरा हुआ किस अपने पिता को के साथ वो शेयर कर सके। बच्चों में अपने प्यार को जताने के लिए भी माता पिता के प्रति एक कंपटीशन होता है, इसलिए आया है एनवीड किस टू शेयर, कि बच्चे कंपटीशन सा करते हैं एक दूसरे से अपने माता पिता के प्रति प्यार प्रदर्शित करते वक्त, तो जलन का भाव होता है उनमें, इसलिए पोइट इस तरीके से बोल रहा है। और क्लाइंब, ना ही चढ़ेंगे, हिज नीज, पिता के घुटनों पर। द एनवीड किस टू शेयर, जलन से भरे हुए किस को शेयर करने के लिए। ऑफ्ट डिड द हार्वेस्ट, अक्सर कर फसलें, टू देयर सिकल यील्ड, उनके हसिये के आगे झुक गई। हसिया दराती, फसल काटने का हथियार, सिकल। हार्वेस्ट फसलें, अक्सर कर फसलें उनके हसिये या दराती के आगे झुक गई, यानी कि बड़े मेहनती थे वो लोग, उन्होंने फसलें बड़ी जल्दी जल्दी काटी। देयर फरो, और जो उनके पास कुदाली थी, फरो यानी कुदाली। ऑफ्ट द स्टबर्न ग्लीब हैज ब्रोक, स्टबर्न बंजर, ग्लीब जमीन, धरती, ग्लोब से बना ये वर्ड। अक्सर कर उनकी कुदाली ने बंजर जमीन का सीना चीर दिया, ब्रोक।
यानी कि बंजर जमीन पर भी खेती करके बताई उन्होंने। हाउ जोकंड, कितने खुश रहते थे वो। हाउ जोकंड डिड दे ड्राइव देयर टीम ए फील्ड, जब अपने बैलों के जोड़े को खेतों की ओर ले जाते थे। ए फील्ड, खेतों की ओर, टीम, बैलों का जोड़ा। कितने खुश रहते थे वो जब अपने बैलों के जोड़े को खेतों की ओर ले जाते थे। हाउ बोर्ड, और कैसे झुक जाते थे द वुड्स, जंगल, बीनीथ देयर स्टर्डी ओक स्ट्रोक, सॉरी, उनके मजबूत प्रहार के आगे कैसे जंगल के जंगल झुक जाते थे, कैसे जंगल के जंगल काट डालते थे वो अपने मजबूत प्रहार से। ये मीनिंग भी है इस लाइन का। इसके साथ ही मैं इस पोयम के इस एक्सप्लेनेशन को यहीं पर रोकती हूँ। पार्ट 2 के लिए कनेक्टेड रहिएगा और वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू एवरीवन।